उनका निकाह तो पहले ही हो चुका था, लेकिन रुखसती में अभी 3 साल का लंबा वक्त बाकी था। एक ही घर में रहने और हर वक्त एक दूसरे की नज़रों के सामने होने की वजह से उसके जज्बात अब बेकाबू हो रहे थे। वो अपनी बीवी, जो उसकी कजिन भी थी, उससे अपना हक मांगने लगा था। उसके भड़कते जज्बात को अच्छे से समझती थी, लेकिन शायद अभी तैयार नहीं थी। पूरे घर में वो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। एक रात उसके शौहर ने उसे रोक लिया और अपने हक की जिद करने लगा। वो घबरा कर कमरे में बंद हो गई। जब काफ़ी देर तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो नाराज़ होकर वहाँ से चला गया। सलमान और इकबाल दोनों की शादी दो सगी बहनों हिना और मेहर से हुई थी। हिना बड़ी थी और शादी के 1 साल के अंदर ही हिना ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। गोल मटोला और प्यारा सा जैन पूरे घर की जान बन गया। वही दूसरी तरफ इकबाल और मेहर की गोद सुनी थी। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, हर मुमकिन इलाज कराया, पर रिपोर्ट में सब ठीक होने के बावजूद उन्हें औलाद का सुख नहीं मिल रहा था। वे दोनों जैन को ही अपनी औलाद मानकर उस पर जान छिड़कते थे। 5 साल बाद सलमान और हिना के घर एक बेटी हुई, जिसका नाम रूहानी रखा गया। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। शादी के 10 सालों बाद जब इकबाल और मेहर उम्मीद छोड़ चुके थे, तब एक मिरेकल हुआ। मेहर प्रेग्नेंट हुई और मलिक खानदान में खुशियों की लहर दौड़ गई। एक शाम बेहद तकलीफ़ों के बाद मेहर ने एक नन्ही परी को जन्म दिया, समरीन। हरी आंखें और दूध सी रंगत। समरीन इतनी खूबसूरत थी कि लगता था आसमान से कोई परी उतर आई हो। 11 साल का जैन और उसकी बहन रूहानी समरीन को किसी गुड़िया की तरह देखते थे। जैन नेचर से थोड़ा गंभीर था। रूहानी को डांट कर समरीन को अपनी गोद में ले लेता और घंटों उसे निहारता रहता। वह समरीन से पूरे 11 साल बड़ा था, लेकिन उसका लगाव जुनून जैसा था। उसे खिलाता, उसे बातें करता और किसी को उसे हाथ तक लगाने नहीं देता था। उसकी इसी पॉजिटिव फितरत को देखकर सलमान अक्सर मजाक में इकबाल से कहते, भाई ये पागल लड़का तो किसी और को समरीन के पास फटकने भी नहीं देगा। इससे अच्छा है कि तुम समरीन का हाथ अभी से इसके नाम कर दो। इकबाल मुस्कुराकर जवाब देते, भाई जैन मेरा बेटा है और समरीन आपकी बेटी, जब दिल चाहे ले जाएगा। बड़ों के बीच ये हंसी मजाक चलता रहता, लेकिन इन बातों ने जैन के कच्चे मन पर गहरा असर किया था। वक्त के साथ जैन और भी गंभीर और समझदार होता गया, लेकिन समरीन के लिए उसकी दीवानगी कम नहीं हुई। उसके दिलो दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर बन गई थी कि समरीन सिर्फ उसकी है और उस पर सिर्फ जैन का हक है। वही दूसरी तरफ समरीन थी, बिल्कुल मासूम, बेपरवाह और अपनी ही मस्ती में खोई हुई, और रूहानी से कहीं ज़्यादा जैन के करीब थी। अपनी हर जायज़ नाजायज़ बात मनवाना, दिल का हर राज बेधड़क उससे कह देना और साए की तरह उसके साथ रहना, ये समरीन की आदत थी। वह जैन के दिल के हालात से पूरी तरह अनजान थी। उधर जैन के लिए अपने जज्बातों पर काबू पाना अब नामुमकिन होता जा रहा था। वो चाहता था कि समरीन उसे समझे, उसकी खामोश मोहब्बत को पहचाने, लेकिन उसे यह सब एक सपने जैसा लगता था। इसी कश्मकश में उसने एक बड़ा फैसला लिया। सब नाश्ते की टेबल पर थे, तभी इकबाल साहब ने सन्नाटा तोड़ा। जैन, मैंने सुना है तुमने लंदन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से जवाब भी आ गया है। जैन ने संजीदगी से नाश्ता रोका और कहा, जी छोटे पापा, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अगले महीने की टिकट हो जाएगी, फिर मैं निकल जाऊँगा। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ अपना बिजनेस भी शुरू करने का इरादा है। ये सुनते ही पास बैठी समरीन का चेहरा उतर गया। उसने फौरन जैन के गले में हाथ डाल दिया और वहाँ से होकर बोली, जैन, अगर आप चले गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरी बातें कौन सुनेगा? पूरे घर में सिर्फ आप ही तो है जो मुझे समझते हैं, बाकी सब तो बस ऑर्डर देते रहते। आप कहीं नहीं जाएंगे, और अगर गए तो मेरे लिए जल्दी वापस आना होगा। जैन बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रह गया। वो उस मासूम को कैसे बताता कि वो उससे दूर भी सिर्फ उसी की खातिर जा रहा है। ये देख सब हंसने लगे। सलमान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, भाई इस आफत को संभालने का हुनर सिर्फ जैन के पास है। इसके जाने के बाद इसे कौन झेलेगा? समरीन ने मुंह बनाया तो हिना बेगम ने उसे प्यार से गले लगा लिया। अरे मेरी बच्ची को तंग मत करो, ये तो हम सबकी आंखों का तारा है। रूहानी जो समरीन से 5 साल बड़ी थी, उसने प्यार से उसके गाल खींचे और कहा, गुड़िया, जैन भाई सिर्फ 5 साल के लिए जा रहे हैं, रिलैक्स, तब तक मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। पर समरीन का दिल नहीं माना। वो फिर से जैन के बाजू से झूलते हुए बोली, जैन ही बेस्ट है, उनकी जैसा कोई नहीं है। जैन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बैग उठाते हुए बोला, चलो समरीन, तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ।
फिर मेरी एक ज़रूरी मीटिंग भी है। उन दोनों को बाहर जाते देख इकबाल साहब मुस्कुराए। दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। हैरानी की बात है कि 11 साल का फ़र्क होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। जैन ने उसे इतना सिर चढ़ा रखा है कि वो उसे अपना हम उम्र समझती है। तभी हिना बेगम के जहन में एक ख्याल आया और वो खुशी से चहक उठी। तो फिर क्यों ना अपनी इस पुरानी ख्वाहिश को पूरा कर लिया जाए। जैन के लंदन जाने से पहले क्यों ना दोनों की धूमधाम से सगाई कर दी जाए। उसे हमेशा के लिए जैन का बना देते हैं। ये सुनते ही रूहानी खुशी से उछल पड़ी। क्या बात है, भाई और समरीन की सगाई, कितनी क्यूट लगेगी वो छोटी सी दुल्हन। मम्मी देर मत कीजिए, फौरन इस नेक काम को पक्का करें। दोनों परिवार हमेशा से यही चाहते थे कि समरीन ही जैन की लाइफ पार्टनर बने, लेकिन समरीन की कम उम्र को देखते हुए सब खामोश थे। फिर जब अचानक एक खबर आई कि जैन 5 साल के लिए बाहर जा रहा है, तो सबने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि जैन के जाने से एक हफ्ते पहले एक ग्रैंड फंक्शन किया जाए और सगाई करके इस रिश्ते को पक्का कर दिया जाए। क्या सगाई? जब जैन को इस फैसले के बारे में बताया गया तो वह हैरान रह गया। वैसे तो उसका दिल चाहता था कि वो पूरी दुनिया को चिल्लाकर बता दे कि समरीन सिर्फ उसकी है, लेकिन वक्त से पहले अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना उसे सही नहीं लगा। वह सही समय का इंतज़ार कर रहा था ताकि जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे तो समरीन उन जज्बातों की गहराई को महसूस कर सके। अभी वो बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, जैन ने बहुत संजीदगी से कहा। तभी सलमान ने समझदारी दिखाते हुए कहा, देखो हम अभी उसकी विदाई नहीं कर रहे हैं, बस एक रस्म निभा रहे हैं। शादी तो उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही होगी। तुम बस समरीन से पूछ लो कि वो क्या चाहती है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी उसकी खुशी में खुश हूँ। इतना कहकर वो अपनी कमरे की ओर चले गए। बाकी सब ने चैन की सांस ली। सबको डर था कि शायद जैन राजी ना हो, लेकिन उसके मान जाने से सब खुश थे। जहाँ तक समरीन की बात थी, उसे तो वैसे भी शादी ब्याह के फंक्शन बहुत पसंद थे, और जब बात खुद की सगाई की हो तो वो भला कैसे मना करती। सच में मेरी सगाई, और वो भी जैनी के साथ? हाँ, मुझे तो जैनी हर तरफ से परफेक्ट लगते हैं। उनसे ज़्यादा मुझे प्यार करने वाला और समझने वाला कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो दिल से तैयार हूँ, मेरी तरफ से डन समझे। वो बच्चों की तरह खुशी से उछलते हुए तालियां बजाने लगी। उसकी ये बचकानी हरकत देखकर मेहर ने अपना सिर पकड़ लिया, जबकि हिना ने उसे प्यार से गले लगा लिया। रूहानी भी इस फैसले से बेहद खुश थी। दोनों परिवार पूरी शिद्दत से सगाई की तैयारी में जुट गए थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। समरीन एक खूबसूरत मासूम सी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जब वह जैन के बगल में आकर बैठी तो जैन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उस शाम सबके सामने जैन ने समरीन का हाथ थाम कर उसे अंगूठी पहनाई और हमेशा के लिए उसे अपना बना लिया। समरीन अपनी चुलबुली हरकतों से कभी जैन के करीब आती तो कभी दूर होकर उसे छेड़ती। जैन ने उस खूबसूरत यादों को अपने दिल में बसा लिया और अपने सफ़र पर निकल गए। 5 साल बीत चुके थे। हिना फ़ोन पर रोते हुए जैन से बात कर रही थी। बस बहुत हुआ जैन, अब वापस आ जा। अब अपनी माँ को और मत तड़पा, तुम्हारी बहुत याद आती है, आके तुम्हें देखने के लिए तरस गई है। कम ऑन मॉम, आप तो बहुत स्ट्रांग थी, फिर ऐसे क्यों रो रही है। अच्छा सुनिए, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करता हूँ, आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए। अभी मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं फ़ोन रखता हूँ। उसी वक्त समरीन हिना के कमरे के सामने से गुजर रही थी। हिना को जैन से बात करते देख समरीन का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। धड़कन इतनी तेज़ थी कि उसने घबरा कर अपने दिल पर हाथ रख लिया। इन बीते 5 सालों में जैन ने एक बार भी समरीन से बात नहीं की थी। यहाँ तक कि वो कभी किसी से उसके बारे में पूछता तक नहीं था, बल्कि जब कोई उसे समरीन का जिक्र करता तो बात ही पलट देता। समरीन को खुद पता नहीं चला कि कब उसकी इन मासूम आँखों ने जैन के ख्वाब सजाना शुरू कर दिए और लड़ सी लड़की लड़कपन की दहलीज पार कर अब एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी और बिना जैन को देखे उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी। लेकिन जब भी जैन बिना उसका हाल पूछे फ़ोन रख देता तो समरीन का दिल टूट जाता। वो अक्सर सोचती, क्या जैन वहाँ जाकर बदल गया है? क्या उसे अब मुझसे प्यार नहीं रहा? और वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि 18 साल की एक समझदार लड़की थी जो लोगों के बर्ताव और लहजे को समझने लगी थी। वो खामोशी से सिर झुकाए अपने कमरे में चली गई। अरे सब कहाँ है? देखो तो सही कौन आए हैं? सलमान की खुशी से भरी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। हिना बेगम हड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकली। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही है? उनके पीछे मेहर, रूहानी और समरीन भी बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही सबकी नज़र सामने खड़ी शख्स पर पड़ी, सबकी चीख निकल गई।
जैन, मेरा बच्चा। हिना बेगम तो जैसे सुध-बुध खो बैठी और दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। सलमान और इकबाल भी पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। रूहानी और मेहर भी खुशी खुशी आगे बढ़ी और जैन से मिले। सिर्फ समरीन अपनी जगह जमी रह गई। वह फटी आंखों से जैन को देख रही थी। 6 फीट से भी ऊंचा कद, मजबूत कसरती बदन और पहले से कई ज्यादा हैंडसम और गंभीर लुक। उसे देखकर जैसे समरीन की सांसें अटक गई। सबके मिलने के बाद जैन ने अपनी भारी आवाज में पूछा, कैसी हो गुड़िया? समरीन जो उसे एकटक देखे जा रही थी सकपका गई। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वह लड़खड़ाती आवाज में बोली। जैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। कैसा लग रहा हो? उसने बस एक नज़र समरीन को देखा और फिर अपनी नज़रें घुमा ली। समरीन का दिल अंदर से जैसे खट्टा हो गया। जैन सबसे मुस्कुराकर बात कर रहा था, लेकिन उसने फिर कभी समरीन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। वह अपने आंखों में आंसू ले चुपके से वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने आप को समझते क्या है? कहीं के राजा है क्या? एक नज़र देखा तक नहीं। वह कमरे में खुद से लड़ रही थी। इतना बदल जाएंगे जैन, सोचा नहीं था। बात करना तो दूर, देख भी नहीं रहे। विदेश जाकर शायद भूल ही गए हैं कि उनकी एक मंगेतर भी है जो उनसे बेइंतहा प्यार करती है। अब मैं भी उनसे नाराज़ हूँ। फिर अचानक उसे ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरों के देश में उन्हें कोई और पसंद आ गई हो। नहीं, जैनी ऐसे नहीं है। वो बहुत लॉयल है। मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ। वह अपने आंसू पोंछते हुए खुद को समझा रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि कमरे के बाहर से गुजरते हुए जैन ने उसकी बातें सुन ली थी और वो मुस्कुरा रहा था। घर वापस आने के बाद भी जैन और समरीन के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। जैन का इग्नोर करना समरीन को तकलीफ दे रहा था, इसलिए उसने भी दूरी बना ली। एक दिन हिना बेगम जैन के कमरे में आई, जहाँ वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। जैन, रूहानी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारे डैड के पुराने दोस्त हैं, शायद तुम जानते हो। कल वे लोग घर आ रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैन उस वक्त अपने लैपटॉप पर किसी ज़रूरी काम में बिजी था। उसने बहुत ही सीरियस होकर जवाब दिया, मम्मी, अगर लड़का और उसकी फैमिली अच्छे हैं, डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है और रूहानी भी राज़ी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? आप लोग अपनी तरफ से हाँ कह दीजिए। हिना बेगम मुस्कुराई। तुम्हारे डैड तो बहुत खुश है और रूहानी ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। कल वे लोग घर आ रहे हैं तो एक छोटी सी रस्म के साथ रिश्ता पक्का कर देंगे। लेकिन बेटा, मैं सोच रही थी कि रूहानी की शादी के साथ ही तुम्हारा और समरीन का निकाह भी कर दिया जाए। हम सब चाहते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता अब एक स्टेप आगे बढ़े। विदाई भले ही साल भर बाद कर लेंगे, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तुम बताओ क्या कहते हो? माँ की बात सुनकर जय ने एक गहरी सांस ली। बीते कई सालों से उसने अपने दिल में दबी जिस तड़प और अरमानों को संभाल कर रखा था, वो सिर्फ वही जानता था। अपनी आंखों में दहकते उन जज्बातों की शिद्दत से डरते हुए ही वो समरीन से दूर दूर रहता था। उसे पता था कि उसकी इस दूरी की वजह से समरीन के मन में उसके लिए बहुत गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं और ये दूरियां तभी खत्म हो सकती थी जब वे एक रिश्ते में बन जाए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है मम्मा। जैन की आंखों में एक चमक आ गई। वो मेरी अमानत है, मेरी मोहब्बत है। आज नहीं तो कल उसे मेरे नाम के साथ जुड़ना ही है। अगर वो निकाह के लिए तैयार है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। हिना बेगम की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने प्यार से जैन का माथा चूमा और जीते रहो, खुश रहो कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। अकेले होने पर जैन बेड पर लेट गया और आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन कहा, मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो शायद खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। तुम्हारी हर नाराज़गी मुझे मंजूर है। बस एक बार हमारा निकाह हो जाए, फिर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। अगले दिन सब कुछ तय हो गया। रूहानी का रिश्ता पक्का हो गया और 3 महीने बाद की तारीख तय हुई, क्योंकि लड़के को शादी के तुरंत बाद बिजनेस के लिए बाहर जाना था। इसी के साथ जैन और समरीन का निकाह भी फाइनल हो गया। जब ये खबर समरीन के कानों तक पहुंची तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। वो कॉलेज की कैंटीन में अपना सा मुंह बनाकर बैठी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड नूर टेबल बजाते हुए उसके मज़े ले रही थी। अरे मेरी प्यारी सहेली, बहुत बहुत मुबारक हो। अब तुम अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। समरीन ने उसे गुस्से में घूरा। अपनी बकवास बंद करो। इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? क्या मतलब? नूर हैरान रह गई। तुम खुश नहीं हो? जैन भाई इतने हैंडसम और सक्सेसफुल है और तुम तो बचपन से ही उनसे प्यार करती हो।
अब जब तुम ऑफिशियली उनकी होने जा रहे हो तो इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मैं क्या खाक खुश हूँ? समरीन ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। जब से वापस आए हैं एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। बात करना तो दूर की बात है, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पूरी तरह भूल चुके हैं। और अब सीधा निकाह? उन्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि 5 साल पहले हमारी सगाई हुई थी। फिर भी मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? समरीन की आवाज़ भर्रा गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को पसंद करते हैं और घर वाले ज़बरदस्ती ये शादी करवा रहे हैं? बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। नूर ने उसका हाथ थामते हुए उसे समझाया। पागल हो गई हो क्या? कैसी बात कर रही हो? जैन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बस तुम्हारे दिमाग में फालतू की बातें भरी है। हो सकता है कि वो निकाह के बाद ही खुलकर अपने जज्बातों का इजहार करना चाहते हो, इसलिए अभी चुप है। देखना, एक बार निकाह हो जाए वो तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। समरीन ने चिढ़कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और वहां से चली गई। एक तरफ जैन था जो हद से ज़्यादा खुश था। वो सबसे छुपकर समरीन के लिए ढेर सारी शॉपिंग कर रहा था और अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए सपने बुन रहा था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी मोहब्बत उससे कितनी नाराज़ बैठी है। घर में खुशियों का माहौल था। मेहमानों की हंसी मजाक, किचन से आती खाने की खुशबू और लाइटों की जगमगाहट से पूरा घर खिल उठा था। अरे मेरी छोटी सी होने वाली भाभी, ये चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। रूहानी दुल्हन बनी थी और कल ही समरीन का भी सादगी से निकाह होना था। हंसो मुस्कुराओ, देखा जाए तो तुम भी मेरी तरह दुल्हन ही हो। रूहानी की बात सुनकर समरीन का दिल और बैठ गया। आज की रस्म के लिए वो कितनी प्यारी लग रही थी। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन जैन, उसने तो एक बार भी उसे ठीक से देखना तक गवारा नहीं किया। समरीन को लगा जैसे उसकी सारी खूबसूरती और तैयारी बेकार चली गई। मैं खुश हूँ दीदी, उसने उदासी से कहा। रूहानी ने उसे गले लगा लिया। भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं गुड़िया, तुम दुनिया की सबसे लकी लड़की हो। देखना, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। रूहानी की गोद में सिर रखे समरीन की आंख से एक आंसू टपक गया। आखिरकार निकाह का दिन आ गया। लाल जोड़े और फूलों के गहनों में समरीन किसी परी जैसी लग रही थी। इतनी कम उम्र में दुल्हन बनी समरीन को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। अपनी मोहब्बत को पा लेने के बावजूद वो अंदर से बहुत दुखी और उदास थी। नूर उसके पास आकर फुसफुसाई, समरीन, निकाह बस शुरू होने वाला है, प्लीज़ थोड़ा तो मुस्कुरा दो, लोग बातें बनाएंगे। और जैन भाई क्या सोचेंगे? लड़कियां इस दिन अपनी नई जिंदगी और शोहर को लेकर कितनी एक्साइटेड होती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो कोई खुशी ही नहीं है। सबको शक हो जाएगा। समरीन ने बहुत धीरे से जवाब दिया। मुझे नहीं पता नूर, क्या सही है और क्या गलत। ये ज़िंदगी मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। मैं खुश होना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रही। एक अजीब सा डर है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तभी हिना बेगम मुस्कुराती हुई अंदर आई और प्यार से समरीन का माथा चूमकर उसके सिर पर लाल रंग का खूबसूरत दुपट्टा डाल दिया। माशाअल्लाह, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। तभी घर के बड़े लोग और मर्द समरीन के पास निकाह की रस्म पूरी करने के लिए आए। काजी साहब ने निकाह शुरू किया। समरीन, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सुर्ख लाल दुपट्टे का घूंघट डाले समरीन ने किसी तरह खुद को काबू पाया और बहुत मुश्किल से कहा, कबूल है। मिनटों में ही समरीन अपनी रूह और वजूद के साथ जैन की मालकियत बन चुकी थी। हर कोई उसे गले लगाकर दुआएं दे रहा था। दूसरी तरफ जैन के लिए आज का दिन किसी सपने जैसा था। उसकी सालों पुरानी मोहब्बत आज हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। जब जैन से वही सवाल पूछा गया तो उसने पूरे दिल से कबूल है कहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बेचैन दिल को बरसों बाद करार मिला हो। अब उसे अपनी मोहब्बत को दुनिया से छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो अपनी हर तड़प और प्यार का इजहार सीधे समरीन से कर सकता था। सफ़ेद ड्रेस में जैन आज बेहद डैशिंग लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब समरीन को जैन के बगल में लाकर बिठाया गया तो जैन की धड़कनें बढ़ गई। उन दोनों के बीच 11 साल का बड़ा एज गैप था, लेकिन फिर भी वो साथ में इतने परफेक्ट लग रहे थे कि मेहमान हैरान रह गए। अचानक सब लोगों की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए जैन उठा और पूरे हक के साथ समरीन का घूंघट उठा दिया। समरीन किसी बेजान मूरत की तरह बैठी थी, ना आंखों में चमक, ना चेहरे पर खुशी, लेकिन उसका दिल तब जोर से धड़का जब जैन ने सबके सामने झुककर पूरी शिद्दत से उसके माथे पर किस किया। समरीन को लगा शायद वो सपना देख रही है। वो फटी आंखों से जैन को देख रही थी। तभी जैन ने उसके गले में एक खूबसूरत चेन पहनाई और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया,
निकाह बहुत बहुत मुबारक हो वाइफ, आई लव यू। ये शब्द सुनते ही समरीन को लगा जैसे उसके जिस्म में करंट दौड़ गया हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़का कि वह झटके से पीछे हट गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। समरीन का सिर चकराने लगा। उसने नूर की तरफ मदद भरी नजरों से देखा। नूर ने मामला संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा, जैन भाई, शायद समरीन थक गई है, मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। कमरे में आते ही नूर ने उसे गले लगा लिया। देखा, मैंने कहा था ना कि जैन भाई तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। समरीन ने घबराते हुए कहा, नहीं नूर, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ज़रूर कोई गलतफहमी है। जो जैन विदेश से वापस आने के बाद मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, वो सबके सामने इतना खुलकर प्यार कैसे जता सकते हैं? पक्का कुछ गड़बड़ है। समरीन ने अपने दिल पर हाथ रखा और नाम ही सिर हिलाया। वह अब भी मानने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता समरीन। तुम शक और गलतफहमी में जैन भाई के खिलाफ इतनी अंधी हो चुकी हो कि मेरा समझाना बेकार है। इसलिए मैं जा रही हूँ। अब तुम अकेली ही रहो। नूर को भी आखिर गुस्सा आ गया और वो उसे वही छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। समरीन पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल उसके वजूद में हल्की सी हलचल हुई। उसे कमरे में किसी के आने की आहट और दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। वह जैसे ही पलटी, सामने जैन अपनी दमदार पर्सनैलिटी के साथ खड़ा था और उसकी तरफ मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। उसे अचानक सामने देख समरीन सन रह गई। जैन छोटे छोटे कदम बढ़ाता समरीन के करीब आकर खड़ा हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जैन ने आगे बढ़कर उसके माथे पर किस किया। समरीन को लगा कि वह हैरानी और सदमे में अभी बेहोश हो जाएगी। तभी जैन की मजबूत बाहों ने उसकी नाजुक कमर को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे खुद के और करीब कर ले। उसका नाजुक वजूद जैन की पकड़ में हल्का हल्का काँप रहा था। छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह धीरे से फुसफुसाए। उसके लहजे में नाराजगी थी, जिसे महसूस कर जैन मुस्कुरा दिया। ओह, तो इस खूबसूरत दिन और इन हसीन लम्हों में भी मेरी बीवी मुझसे नाराज है? क्या अब भी भरोसा नहीं रहा? उसने बड़े प्यार से समरीन का चेहरा ऊपर उठाया। समरीन की आंखें नम हो गई और वह खुद को और रोक नहीं पाई। किस भरोसे की बात कर रहे हैं जैन? आखिर ऐसा कौन सा एहसास, कौन सा खूबसूरत पल या कौन सा वादा आपने मुझे दिया है जिसे मैं आप पर यकीन करती? आप तो मेरी तरफ देखना भी गुनाह समझते थे। फिर मैं कैसे किसी खुशी का जश्न मनाती? मैंने आपसे हर पल मोहब्बत की है, लेकिन आपके बेरुखे और नज़रअंदाज करने के रवैये ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। आप बदल गए जैन। समरीन बोलना शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। उसकी आंखों से आंसू मोती बनकर गिर रहे थे, जिन्हें जैन बड़े हक से पोंछ रहा था। जब तक उसने अपने दिल का सारा बोझ हल्का नहीं कर लिया, जैन खामोश रहा। फिर वो बोला, बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेरी जान। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारा प्यार मजबूत हो सके। लेकिन समरीन, तुम ही बताओ, क्या एक गैर मर्द को ये शोभा देता है कि वो एक लड़की से बिना किसी जायज़ रिश्ते से प्यार का इजहार करता फिरे? जैन की बात सुनकर समरीन हैरान रह गई। तुम जानती हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में तब से गिरफ्तार हूँ जब पहली बार मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था। मुझे आज भी वो पल याद है जब तुम्हारा छोटा सा वजूद मेरी गोद में आया था। तब मैंने खुद से वादा किया था कि ये नन्ही परी सिर्फ मेरी है। मैंने अपनी सच्ची मोहब्बत को उस दिन के लिए बचा कर रखा था, ताकि तुम्हें इसकी भनक भी ना लगे। मैं चाहता था कि जब मैं अपने प्यार का इजहार करूं, जब तुम्हें करीब लाऊं, तो हमारे बीच निकाह का ऐसा मजबूत रिश्ता हो कि कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली ना उठा सके। मैं तुम्हारी नज़रों में शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए जानबूझकर तुमसे दूर रहता था। जैन शिद्दत से उसके चेहरे के एक एक हिस्से को किस करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। समरीन की सारी गलतफहमियां धुल रही थी, लेकिन आज तुम्हारे और मेरे बीच डर और शक की हर दीवार गिर चुकी है। आज मैं अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए आज़ाद हूँ। आज मैं अपनी बीवी को मनाने का पूरा हक रखता हूँ। जैन ने झुककर प्यार से अपनी नाक उसकी नाक से रगड़ी और फिर पूरी दीवानगी के साथ उस पर छा गया। समरीन जैन की बातों और इन हसीन लम्हों में कहीं खो सी गई थी, लेकिन अचानक उसकी बढ़ती हुई नज़दीकी से वो घबरा गई और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो उसके प्यार के इजहार को तरस रही थी, लेकिन इस बेकरारी और जुनून से डर भी रही थी। कुछ देर बाद जब जैन पीछे हटा तो उसकी बहकी हुई नज़रें समरीन के सुर्ख चेहरे पर टिक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मेरी इतनी सी नज़दीकी भी बर्दाश्त नहीं कर सकी मिसेस जैन। तो सोचो, जब तुम पूरी तरह मेरी गिरफ्त में होगी तब क्या हाल होगा तुम्हारा, मेरी डॉल। समरीन शर्म से चेहरा झुका गई। मेरी तनहा और उदास ज़िंदगी में बाहर बनकर आने के लिए शुक्रिया माय स्वीट हार्ट।
इतना कहकर जैन कमरे से बाहर निकल गए। समरीन ने तेज धड़कनों को संभालते हुए दरवाज़ा लॉक किया, इस डर से कि कहीं वह दोबारा ना आ जाए। अजीब कश्मकश थी। जब जैन उससे बात नहीं करता था तो वो टूट जाती थी और नूर के सामने अपना दर्द बयां करती थी, लेकिन अब जब उसने प्यार का इजहार किया तो समरीन घबराने लगी थी। अब वो पूरे घर में जैन से चिपटी फिरती थी। कभी वह मेहर के पास जाकर बैठ जाती तो कभी हिना के साथ काम में हाथ बटाने लगती। जैन दूर से ही उसे देखता और जल भुन कर रह जाता, क्योंकि समरीन उसके हाथ ही नहीं आ रही थी। आज रूहानी की बारात का दिन था। सुबह से ही घर में भागदौड़ मची थी। समरीन रूहानी के साथ पार्लर चली गई थी, जहाँ से जैन उन्हें पिक करके सीधे हॉल में जाने वाला था। शाम के 7 बजे जब रूहानी ने समरीन को देखा तो दंग रह गई। ग्रीन कलर के घेरदार शरारे और खुले बालों में समरीन कयामत ढा रही थी। रूहानी ने कहा, समरीन, हमें जल्दी निकलना होगा, हॉल में मेरा फ़ोटोशूट है, इसलिए हारिस मुझे लेने आ रहे हैं। रूहानी की बात सुनकर समरीन के होश उड़ गए। लेकिन मैं तो अकेली रह जाऊंगी, मैं किसके साथ जाऊंगी? समरीन ने घबरा कर पूछा। रूहानी ने प्यार से उसका चेहरा थामते हुए कहा, तुम्हें भाई लेने आ रहे हैं, मैंने उन्हें फ़ोन करके बुला लिया है, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो। समरीन की तो मानो सांस ही रुक गई। जिस इंसान से वह जान छुड़ाकर भाग रही थी, आज किस्मत उसे फिर उसी के सामने खड़ा कर रही थी। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अब भागने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। मैं जैन के साथ? समरीन किसी सहमे हुए बच्ची की तरह बुदबुदाई। तभी रूहानी का फ़ोन बजा। हारिस आ रहे हैं, वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ओके बाय, अपना ख्याल रखना, हॉल में मिलते हैं। इतना कहकर रूहानी बाहर की तरफ निकल गई। समरीन परेशान होकर अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। तभी उसके फ़ोन की बेल बजी। जैन की कॉल थी, इसका मतलब वो बाहर पहुंच चुका था। समरीन अपनी तेज़ धड़कनों के साथ बाहर आई। सामने जैन को 3 पीस सूट में बेहद हैंडसम लुक में देखकर वह दंग रह गई। वो वाकई बहुत हैंडसम लग रहा था। जब जैन की नज़र समरीन पर पड़ी तो वो भी पलकें झपकाना भूल गए। दोनों के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। समरीन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। जैन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो जल्दी से अंदर बैठ गए। वो जैन से दूरी बनाए रखने की तरकीब सोच रही थी कि तभी उसके कान के पास जैन की फुसफुसाहट गूंजी, डॉल, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहते हुए जैन ने उसके गाल पर किस किया। समरीन को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो डर कर दरवाजे से सटकर बैठ गई और उसे सहमी हुई नज़रों से देखने लगी। जैन को उसका ये दूर भागना बिल्कुल पसंद नहीं आया। सज़ा के तौर पर उसने एक हाथ से समरीन की कमर पकड़ी और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह समरीन के होठों पर झुक गया और पूरी शिद्दत के साथ उसे किस करने लगा। वह जैसे समरीन की हर सांस को खुद में समेट लेना चाहता था। जैन के जुनून में ऐसी तपिश थी कि समरीन ने घबराकर उसका कॉलर कसकर पकड़ लिया। जैन और भी बेकाबू हो गया। उसने समरीन को सीट पर झुकाया और उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ने लगा। समरीन उसकी इस दीवानगी से बेहाल हो रही थी, लेकिन जैन जैसे सब कुछ भूल चुका था। उसे अपने इस हक का एहसास और समरीन का उससे दूर भागना, दोनों ही बातें उसे और ज़्यादा जुनूनी बना रही थी। काफ़ी देर तक उसे अपनी शिद्दतों से बेहाल करने के बाद जैन थोड़ा पीछे हटा और उसकी हालत पर तरस खाते हुए उसे अपने सीने से लगा ले। समरीन बेहाल होकर उसके सीने पर सिर टिकाए अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। गाड़ी के शीशे पूरी तरह काले थे, इसलिए बाहर से कुछ दिखना नामुमकिन था। जैन ने एक हाथ से गाड़ी स्टार्ट की और दूसरे हाथ से समरीन की कमर को सहलाता रहा, जो अब भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मैरिज हॉल पहुंचने से ठीक पहले जैन ने समरीन को वापस पैसेंजर सीट पर बिठाया। उसने समरीन को बेहद करीब महसूस किया, लेकिन उसकी प्यास बुझने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। गाड़ी जैसे ही पार्किंग में रुकी, समरीन अपनी बिखरी हुई धड़कनों को संभालते हुए बाहर निकली, इससे पहले कि वह जैन से बचकर भाग पाती। उसने दूसरी तरफ से आकर समरीन का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे साथ लेकर हॉल के अंदर बढ़ा। हॉल में दाखिल होते ही कैमरों की फ्लैशलाइट उन पर चमक उठी। वे दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि हर किसी की नज़र उन्हीं पर टिक गई। जैन के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, फिर भी उसने समरीन को रूहानी के पास छोड़ दिया और खुद किनारे हो गए। वे दोनों भीड़ में तो थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी कार के उन निजी पलों की यादों में उलझा था। रूहानी और हारिस का निकाह पहले ही हो चुका था, इसलिए कुछ रस्मों के बाद रूहानी की विदाई हो गई। बाकी घर वाले भी मेहमानों को विदा करके घर लौट आए। घर में बेटी के चले जाने की उदासी थी। सोफे पर बैठते हुए सलमान साहब बोले, एक बेटी के जाने से घर सुना हो गया, लेकिन शुक्र है हमारी एक बेटी हमेशा हमारे पास रहेगी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आज समरीन के एग्जाम्स ना होते तो मैं रूहानी के साथ उसे भी विदा कर देता। क्यों जैन? सलमान की बात सुनकर समरीन को अचानक जोर का ठसका लगा और वो हंसने लगी। जैन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। हिना ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा,
अरे परेशान मत हो, तुम्हारे बड़े पापा मजाक कर रहे हैं। समरीन शर्म से लाल हो गई और बोली, बड़ी मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। वो जैन की चुभती हुई नज़रों से बचकर अपने कमरे की ओर भाग गई। पीछे सब हंस रहे थे। देर रात तक पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। समरीन बिस्तर पर लेटी उन जज्बाती लम्हों को याद कर काँप रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बिना सोचे समझे उठी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने जैन को खड़ा देख उसके होश उड़ गए। जैन, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ डर से काँप रही थी। जैन की आंखों में एक अजीब सा नशा और दीवानगी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जैन कमरे के अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? समरीन बुरी तरह काँप रही थी। जैन ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, डर क्यों रही हो? तुम मेरी बीवी हो और मेरा तुम पर पूरा हक है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, और अगर कोई देख भी ले तो क्या? हम कोई गुनाह नहीं कर रहे। समरीन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, प्लीज़ आप अभी यहाँ से चले जाइए। लेकिन जैन जैसे अपना आपा खो चुका था। उसने बेबसी से कहा, मैं नहीं जाऊँगा। मैं तुम पर हक रखता हूँ। विदाई से पहले अगर मैं तुम्हें अपना बना लूँ तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं सबसे बात कर लूँगा। वह फिर से उसके चेहरे को चूमने लगा। समरीन की आंखों में आंसू आ गए। चुप हो जाए जैन, प्लीज़ दूर हटिए। आपको फ़र्क ना पड़े, लेकिन मुझे पड़ता है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के ट्रेडिशन का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। जैन ने इसकी एक ना सुनी और कहा, मैं कुछ नहीं जानता। तुम मेरी बीवी हो और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर समाज की ये दीवारें बीच में क्यों? आज तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जब मेरा खुदा इसकी इजाज़त देता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसने एक बार फिर उसे बेबस करने की कोशिश की। समरीन बेतहाशा रोने लगी। जैन, ये गलत है। वह तड़पते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर जैन सुनने के मूड में ही कहा था। वो पूरी तरह जुनून में था। उसने एक झटके से समरीन की ड्रेस की जिप खोल दी, जिससे शर्ट उसके कंधों से फिसल गई। जैन के होठ पूरी शिद्दत के साथ उसके कंधों से गले तक का सफ़र तय कर रहे थे। समरीन के विरोध की उसके सामने कोई वैल्यू नहीं थी। जैन ने उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़कर उसे झटके से खुद के और करीब खींचा और उसके होठों पर झुककर उसकी सांसें जैसे फ्रीज कर दी। उसकी टच में आज इतना ज़्यादा पैशन था कि समरीन का पूरा वजूद कांपने लगा। उसके लिए आंखें खोलना भी मुश्किल था। अपनी सांसों को समरीन की सांसों में घोलते हुए वो उसे अपने अंदर लगी आग का एहसास करवा रहा था। ये शख्स आज वाकई उसकी जान ले लेगा। उसकी नाजुक कमर जैन के शिकंजे में कसी हुई थी। उसकी कमर पर सरकते जैन के गर्म हाथों का एहसास समरीन के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। लेकिन जैन की दीवानगी बढ़ती ही जा रही थी। समरीन की उखड़ती सांसों पर रहम खाकर वह थोड़ा पीछे हटा तो समरीन आंसुओं के बीच बस इतना ही बोल पाई, प्लीज़। मगर वह आज किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह फिर से उसके सीने पर झुककर अपनी शिद्दतें बिखरने लगा। जलन और बेचैनी के एहसास में समरीन ने जैन की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया। आज डर से नहीं, बल्कि उसकी जानलेवा नज़दीकी से उसकी धड़कनें रुक रही थी। जब उसे लगा कि जैन की बेबाकी हद पार कर रही है तो उसने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धक्का दिया और भागकर बाथरूम में घुस गई। इस वक्त वही उसके लिए बेस्ट सेफ हाउस था। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा लॉक किया। जैन उसकी इस हरकत से पागल सा हो गया और दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा खोलो समरीन, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। चले जाइए जैन, मत कीजिए मुझसे बात। इस वक्त आप होश में नहीं हैं। कल जब आपको एहसास होगा तब आपको लगेगा कि मैंने जो किया वही सही था। इस वक्त आप कुछ भी समझने की हालत में नहीं हैं। समरीन दरवाजे के पीछे से मिन्नती कर रही थी। जैन ने दांत पीसते हुए कहा, समरीन दरवाज़ा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे इस वक्त तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम अपने शौहर की बात नहीं मानोगी? मुझे परवाह नहीं, आप प्लीज़ जाइए। ठीक है, मेरे प्यार और भरोसे का तुमने यही सिला दिया। समरीन, मेरे जज्बातों को कुचलकर तुमने अच्छा नहीं किया। जैन गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। समरीन घुटनों में सिर छिपाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जैन उसके साथ कभी ऐसा बिहेव कर सकता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर जैन की आंखें एकदम लाल थी। क्या बात है जैन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरबाज साहब, जो अब तक हंसी मजाक कर रहे थे, उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर बोले। समरीन ने नज़रें बचाकर उसे देखा तो उसके दिल में एक टीस उठी। बेशक वो उसका प्यार था, उसका शौहर था और उस पर हक रखता था, लेकिन कल रात उसने जो रास्ता चुना था वो गलत था। मैं ठीक हूँ डैड, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, जैन ने बेहद रूखे लहजे में कहा। समरीन का दिल जैसे गले में आ गया। क्या वो कल वाली बात सबके सामने बोलने वाला था? वो डर के मारे उसे देखने लगी। हाँ हाँ बोलो जैन, अरबाज ने संजीदगी से कहा। टेबल पर मौजूद सभी लोग
नाश्ता छोड़कर उसे सुनने लगे। डैड, मैं चाहता हूँ कि विदाई जल्द से जल्द हो जाए। समरीन के एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे, उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन अब मैं और वेट नहीं कर सकता। जैन की इस अचानक डिमांड पर सब हैरान रह गए। उस समरीन की सांसें जैसे अटक गई, मगर जैन को किसी की परवाह नहीं थी। बेटा, हम भी यही चाहते, लेकिन बेहतर होगा कि इसका फैसला समरीन करे। आखिर लाइफ तुम दोनों को साथ बितानी है, इकबाल साहब ने कहा तो बाकी सब ने भी सहमति जताई। समरीन का चेहरा शर्म से झुक गया। बोलो बेटा समरीन, तुम्हारा क्या फैसला है? अरबाज ने भारी आवाज़ में पूछा। जैन ने अपने जबड़े भींचे और गुस्से में सामने देख रहा था। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जिसमें आप सबकी खुशी हो वही ठीक है। समरीन बहुत धीमी आवाज़ में बस इतना ही बोल पाई। वो जिद करती भी तो कैसे? जैन ही तो उसके दिल की मुराद था। समरीन का जवाब सुनते ही जैन झटके से उठा और लंबे लंबे कदम भरता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। उसका ये अजीब और रूखा बर्ताव देखकर सब हक्के बक्के रह गए। समरीन ने अपने बहते आंसुओं को मुश्किल से गले में उतारा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका रिश्ता इतना कमज़ोर हो जाएगा। उस दिन के बाद से जैन पूरी तरह बदल गया। वो अपने में ही सिमट गया और पहले से कहीं ज़्यादा संजीदा और उखड़ा उखड़ा रहने लगा। समरीन पर प्यार लुटाना तो दूर, वह अब उसकी तरफ देखता तक नहीं था। समरीन अंदर ही अंदर सुलगती और रोती रहती। वो अपना दर्द किससे शेयर करती? नूर को वो कुछ बता नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी शर्म आड़े आ जाती थी। हिना और मेहर एक बार फिर शादी की तैयारियों में जुट गए, लेकिन समरीन का मन कहीं नहीं लग रहा था, ना पढ़ाई में और ना ही अपनी शादी की तैयारियों में। उसे बस जैन की फिक्र थी, जो उससे दूर दूर रहता था। उसे किसी भी हाल में जैन को मनाना ही था। आज समरीन ने दिल सख्त किया और जैन को मनाने के इरादे से उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। हालांकि गलती उसकी नहीं थी, फिर भी वह अपनी तरफ से माफ़ी मांगकर सब ठीक करना चाहती थी। आखिर जैन ही तो उसकी पूरी दुनिया था। कमरे की ओर बढ़ते उसके कदम भारी हो रहे थे। वो इसी उलझन में थी कि जैन उसे देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। क्या वो उसे माफ़ कर देगा या फिर वैसे ही धुतकार देगा जैसे समरीन ने कल रात उसके अरमानों को ठुकराया था। दरवाजे का हैंडल घुमाकर वह कमरे में दाखिल हुई। जैन गहरी नींद में था। वो उसके करीब गई और धीरे से उसे पुकारा, जैनी। तकिया बाहों में दबाए सोया जैन टस से मस नहीं हुआ। समरीन ने उसे फिर पुकारा। जैन का उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि वह कितना बेचैन है। ये देखकर समरीन का दिल भरा है। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार वही तो थी। उसने धीरे से अपना हाथ जैन के कंधे पर रखा ही था कि जैन ने झटके से आंखें खोल दी। उसने पलक झपकते ही समरीन का हाथ थामा और उसे खींचकर अपने नीचे बेड पर लेटा दिया। वो साये की तरह उस पर छा गया। जैन की लाल आंखें देखकर समरीन का दिल दहल गया और वो फुट फुट कर रोने लगी। एक पल को जैन को जैसे होश आया। वह झटके से उठा और कमरे से बाहर जाने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए जैनी, ऐसी भी क्या नाराज़गी? अब तो हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। पुरानी बातें भूल जाइए ना। वो उसके सीने से लगकर बुरी तरह बिलखने लगी। नहीं समरीन, माफ़ी कैसी? गुनहगार तो मैं हूँ। मुझे तुम्हारे करीब आना ही नहीं चाहिए था। तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मेरे प्यार को ठुकरा कर तुमने मुझे हरा दिया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं हकदार बनकर नहीं, बल्कि एक लुटेरा बनकर अपनी ख्वाहिशें मांगने आया था। तुमने मेरे दिल के सारे अरमानों का कत्ल कर दिया है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए प्लीज़ जाओ यहाँ से। जैन ने आराम से उसका हाथ पकड़ा, उसे कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। समरीन किसी हारे हुए जुआरी की तरह रोती हुई अपने कमरे में लौट आई। एक बार फिर घर में शादी की शहनाइयाँ बजने लगी, लेकिन जिनके लिए ये सब सजाया गया था जैसे वह अंदर से मर चुके थे। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। एक खूबसूरत शाम समरीन लाल रंग के भारी लहंगे में दुल्हन बनकर विदा हुई और जैन के कमरे में आ गई। उसका दिल शर्मिंदगी के बोझ से दबा जा रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और जैन खामोशी से अंदर आकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। उसकी ये बेरुखी समरीन के दिल को छलनी कर रही थी। आखिर वो नाजुक सी लड़की कितना बर्दाश्त करती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे रख वो भारी लहंगा संभालती हुई बेड से उठी और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। जैन उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा था और उसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। तभी समरीन ने बाजू से पकड़कर जैन को अपनी तरफ घुमाया। उसकी सांसें फूल रही थी। जैन उसके उस हसीन दुल्हन वाले रूप को देखकर एक पल के लिए अपनी सूध-बूध खो बैठा। जैन ने खुद पर काबू पाया और गुस्से से उसे घूरने लगा। ये क्या बदतमीज़ी है? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ जैन, आखिर कब तक आप मुझे सज़ा देते रहेंगे? समरीन की खूबसूरत आंखों में आंसू देखकर जैन ने अपनी नज़रें फेर ली। तभी समरीन आगे बढ़ी और अचानक जैन का चेहरा अपने हाथों में लेकर पंजों के बल खड़ी होकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जैन की आंखें फटी की फटी रह गई।
उसे समरीन से इस तरह के बोल्ड और इमोशनल कदम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। समरीन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी और वो जैन को बिल्कुल उसी शिद्दत से किस कर रही थी जैसे कभी जैन उसे करता था। दोनों के दिल किसी पागल धड़कन की तरह एक साथ धड़क रहे थे। आखिरकार जैन भी अपनी फीलिंग्स के आगे हार गया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। समरीन के नाजुक होठों का एहसास उसके जलते हुए दिल पर ठंडी फुहार जैसा था, जिसमें उसके सारे गिले शिकवे बह गए। समरीन का संतुलन बिगड़ने ही वाला था कि जैन की मजबूत बाहों ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर ऊपर उठा लिया। समरीन धीरे से पीछे हटी और जैन की उन आंखों में देखने लगी जो प्यार के नशे में डूबी हुई थी। क्या अब भी आप नाराज है? उसने जैन के बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। जैन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे एहसास हो गया है समरीन कि मेरी ख्वाहिशें गलत नहीं थी, लेकिन तुम भी अपनी जगह सही थी। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ की ट्रेडिशन का सम्मान करना ज़रूरी है। और देखो, आज मैंने सबके सामने पूरे रीति रिवाजों के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। फिर शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए आज मैं नहीं बल्कि तुम मुझे प्यार करोगी। जैन की बात सुनकर समरीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक दूसरे का साथ पाकर दोनों की रूह को जैसे सुकून मिला। अपनी मोहब्बत में अड़ी इन दोनों प्यार करने वालों के लिए उस रात का हर एक पल खुशबू बिखर रहा था। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की पसंद और कंफर्ट का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। प्यार का मतलब अपनी इच्छाएं थोपना नहीं, बल्कि ये देखना है कि सामने वाला उस पल के लिए तैयार है या नहीं। हक जताने से रिश्ता कमज़ोर होता है, जबकि एक दूसरे की ना या हाँ का सम्मान करने से भरोसा बढ़ता है। अक्सर अनबन के बाद हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि सामने वाला पहले पहल करेगा या सॉरी बोलेगा। ये ईगो अच्छे भले रिश्ते को ख़राब कर सकती है। समझदारी इसी में है कि अगर आपको अपने पार्टनर से प्यार है तो ये भूल जाए कि गलती किसकी थी। पहल करना या झुकना आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि आप उस इंसान की कितनी वैल्यू करते हैं ये दिखाता है। बातचीत बंद करने से दूरियां बढ़ती है, इसलिए ईगो को पीछे छोड़कर एक कदम आगे बढ़ना ही समझदारी है।